नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए बैच में ऑन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये जो जीएसटी है ये हम सीए, सीएस और सीएमए का तीनों का कंबाइंड पढ़ रहे हैं। इन लेक्चर्स को मैं ऐसा शेड्यूल कर रहा हूँ कि आने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हों वो अगर इसको देखें तो उन्हें सारी चीज़ें हमेशा ही अमेंडेड मिलें और कभी भी चिंता करने की ज़रूरत ना हो। दैट मीन्स अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या ये लेक्चर्स मई 21 या नवंबर 21 के हैं या मई 22 या नवंबर 22 के हैं या मई 23 या नवंबर 23 के हैं ये इसके बाद के हैं, ये लेक्चर्स कौन से अटेम्प्ट के लिए आप बना रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपका अटेम्प्ट भले ही मई 21 में हो या नवंबर 21 में हो, मई 22, नवंबर 22, मई 23, नवंबर 23 या आने वाला कोई भी अटेम्प्ट हो, जो भी आपको लेक्चर्स मिलेंगे वो सारे ही अपडेटेड मिलेंगे। बस इसमें ये चीज़ हो सकती है कि शायद बाय चांस आपको वीडियो कोर्स के एंड में एक अमेंडमेंट मिल जाए। बाय चांस होगा नहीं, बट कभी हो सकता है कि एट दी एंड आपको एक अमेंडमेंट मिल जाए और उस अमेंडमेंट में जिस भी अटेम्प्ट की वो होगी उसमें बता दिया जाए कि आपके अटेम्प्ट में ये अमेंडमेंट्स आई है। तो बाई चांस अगर हमसे वो चीज़ें रह गई है तो उसे आप एक्स्ट्रा वीडियो से कवर कर सकते हैं। बाई चांस, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमने एक लेक्चर का सेट बनाया और उसे हमने अपडेटेड बनाया। इस लेक्चर में जो है पूरे सीरीज में जो है हो सकता है 50 वीडियोस हो, 50 वीडियोस। जब कोई अमेंडमेंट आएगी, जैसे ही चेंज आया तो उसका अमेंडमेंट वीडियो आगे ऐड हो जाएगा और साथ में कुछ समय के बाद जिस पर्टिकुलर लेक्चर में यहाँ पर जिस भी पोर्शन में अमेंडमेंट होगी वो लेक्चर भी नया वाला अपलोड हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो यानी कि जब भी कोई नया स्टूडेंट बाय करेगा तो उसको हमेशा ही सारी चीज़ें लेटेस्ट मिलेगी। पर जिसने यहाँ तक का देख लिया, मान लो यहाँ तक का ऑलरेडी देख लिया और फिर कुछ अमेंडमेंट आई थी तो उनके लिए एक एक्स्ट्रा वीडियो भी उन्हें मिलेगा। दैट मीन्स कि अगर आप सीरीज में चलते जाएंगे, जब भी जिस भी पोजीशन पर आपने बाय करा है, साल के बीच में, पहले कभी भी बाय करा है, 2021 में, 22 में, 23 में कभी भी बाय करा है, आपको बस सीरीज में चलना है। मैक्सिमम केसेस में 99% केस में सारी चीज़ें अमेंडेड होगी, पर उसके बाद भी एक अमेंडमेंट वीडियो एंड में ज़रूर मिलेगा आपको कि आप क्रॉस चेक कर पाएँ कि अच्छा ये जो चेंजेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं या इसमें से 2-4 चीज़ें हमारी रह गई है तो इस वीडियो से कवर कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में अब नहीं आना चाहिए कि कौन से अटेम्प्ट के वीडियो बन रहे हैं, ये सारे अटेम्प्ट के लिए है। और जो भी चेंज होगा वो ऑटोमेटिकली वो वीडियो जो है रिप्लेस हो जाएगा, नया वीडियो आ जाएगा। जिस भी वीडियो में चेंज होगा वो ऑटोमेटिकली नया बन जाएगा और एंड में भी अमेंडमेंट आपको मिल जाएगी। तो अगर आपने पुराना भी देख लिया तो भी आपको नया ही मिलेगा, बस लाइन में आपको चलते रहना है। हम लोग डिस्कस करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ये मैं आपको सीए के लिए, सीएस के लिए और सीएमए के लिए पढ़ा रहा हूँ, तीनों के लिए पढ़ा रहा हूँ। और सबसे पहले मैंने जो ई बुक बनाई है कॉन्सेप्ट्स की, उस कॉन्सेप्ट्स की ई बुक से मैं आपको पूरा जीएसटी कराऊंगा, सीए का भी, सीएस का भी और सीएमए का भी। सीए का होने के बाद 4 चैप्टर सीएस और सीएमए वालों के लिए होंगे, वो मैं बता दूंगा कि ये चैप्टर जो है सीए इंटरमीडिएट में आपको नहीं करने हैं, सीएस और सीएमए वाले स्टूडेंट्स को ही वो 4 चैप्टर करने हैं। तो वो स्टूडेंट्स जो है अपने बाद के चैप्टर्स देख सकते हैं, सीए वाले उसको छोड़ सकते हैं। जब हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे, जो मैंने ई बुक बनाई है, जो चैप्टर बाय चैप्टर आपको मिलती रहेगी, वो होने के बाद मैं कराऊंगा आपको सीए के मटेरियल के क्वेश्चंस। अब यहाँ पर कई लोग सीएस और सीएमए वाले स्टूडेंट पूछेंगे कि यार नहीं, सीए के मटेरियल के क्वेश्चन मत कराओ, हमारे मटेरियल के कराओ। तो आपके भी मटेरियल के क्वेश्चंस कराऊंगा, सीएस के भी और सीएमए के भी। पर अगर मैं आपको कोई चीज़ एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, आईसीए के मटेरियल के एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स दे रहा हूँ, तो आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन है, एक बार डाउनलोड कर लो और साथ साथ में अपने क्वेश्चंस लगा लो। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने में क्या नुकसान है। और सिमिलरली जो सीए इंटरमीडिएट वाले हैं, अगर आप सीएस और सीएमए वालों के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिस्कस करें, हो सकता है वो आपके एग्जाम में आ जाए, तो वहाँ से आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर 4-5 वीडियो के लिए आपको ई बुक डाउनलोड करनी है, गूगल पे टाइप करके इनका मटेरियल डाउनलोड करना है,
ICSI का, ICMI का या ICI का, तीनों का मटेरियल डाउनलोड करना है तो कर लीजिए। सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स पार्ट के लिए अगर प्रैक्टिस करने हैं तो बाद में तो अपना अपना मटेरियल पढ़ना है। मेरी ई बुक पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट करोगे, अपना मटेरियल पढ़ोगे एट द एंड, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिसिंग मोर क्वेश्चन एंड आंसर्स एक दूसरे का मटेरियल भी रेफर कर सकते हो हमारे वीडियोस में, जब वो वीडियो आएगा तब। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपकी फुल कवरेज होगी, डिटेल डिस्कशन होगा। पढ़ाई कैसे करनी है वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर लेता हूँ। मैं आपको समरी नोट्स दूंगा। इन समरी नोट्स के साथ आप चाहें तो अपनी एक कॉपी बना सकते हैं, और अथवा आप कुछ ब्लैंक पेजेस निकाल सकते हैं। ब्लैंक पेजेस से क्या होगा, ब्लैंक पेजेस से क्या होगा कि अगर कोई एडिशनल बात आपको पता लगेगी तो आप उन ब्लैंक पेजेस में उसे ऐड कर लेंगे, ताकि आपके पास एक ऐसा मटेरियल तैयार हो जाए कि भैया मुझे इस मटेरियल के बारे कुछ नहीं पढ़ना है, अपने एक दिन की रिवीजन जो करूँगा वो इसी मटेरियल से करूँगा। तो वैसे आपको जो है अपने नोट्स या कॉपी तैयार करनी है, या इसका प्रिंट आउट ले आना है। एक एक पेज पर प्रिंट आउट निकलेगा, दूसरा पेज ब्लैंक रहेगा जिसमें एडिशनल नोट्स लिख सकते हो, कोई बुक की बात, आरटीपी की बात, कोई अमेंडमेंट इंसर्ट करनी है बाद में फ्यूचर में, सब कुछ कर सकते हो। और वो बुक आपके पास हमेशा के लिए रहेगी, साल 2 साल के लिए रहेगी, रिवीजन भी कर सकते हो। इंटरमीडिएट क्लियर होने के बाद फाइनल की रिवीजन भी कर सकते हो। तो वो चीज़ अपनी हैंडी रखना। साथ में जो भी आपका स्टडी मटेरियल है ICI का, CA स्टूडेंट्स के लिए, ICSI का, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का, CS वालों के लिए, ICMA का, तो आपको अपना अपना मटेरियल की रीडिंग करनी है। पहली लेक्चर में बता रहा हूँ, जहाँ जहाँ आप गलतियाँ करते हैं वो पहले ही बता रहा हूँ, जहाँ जहाँ आपकी मिस्टेक होने वाली है। तो आपको कैसे चलना होगा, सबसे पहले जो मेरे वीडियोस आएंगे, नहीं वीडियोस को छोड़ो, सबसे पहले आपको प्रिंट आउट लेकर आना होगा। एक पेज पर प्रिंट, दूसरा ब्लैंक, उसके पीछे वाला, ऐसे आप प्रिंट आउट ले आएंगे मेरी बुक का चैप्टर बाय चैप्टर। तो जैसे फर्स्ट चैप्टर मैंने दिया है उसका प्रिंट आउट ले आइए। प्रिंट आउट लाने के बाद जैसे हम स्टडी करेंगे वैसे वैसे बुक अपने साथ में रखिए। जो डिस्कशन हो रहा है या कुछ एडिशनल बातें पता लग रही है तो उसके ब्लैंक पेज में लिख सकते हो। चित्रकारी करनी है वो सब आप कर सकते हो, कि मैंने कोई चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करी, डायग्राम बनाया, आपने भी ड्रॉ कर लिया ब्रीफ में कि देखो भैया इसको पढ़कर जो है मेरी सारी चीज़ें क्लियर हो रही है। उसके बाद आप क्या करोगे, आफ्टर चैप्टर इज कंप्लीट, आपको लेना है ब्रेक। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू नहीं करना है, आपको लेना है ब्रेक। और ब्रेक में आप क्या करोगे, नोट्स को गो थ्रू करोगे, आराम आराम से जो है रिवाइज करोगे। इसके बाद आपका जो स्टडी मटेरियल का वो वाला चैप्टर होगा उसकी आप रीडिंग करोगे। क्वेश्चन आंसर्स में एंड में कराऊंगा, पर अगर आप करना चाहें तो आप खुद से भी कर सकते हो। हम लोग सारे कॉन्सेप्ट होने के बाद मटेरियल के सारे क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे, पर आप चैप्टर होने के बाद भी अपने मटेरियल के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर सकते हो, मतलब कि पढ़ सकते हो सकता है कि आपका कैलिबर हो और आपको सारे कॉन्सेप्ट के बेस पर क्वेश्चन आंसर समझ में आ जाए, तो आप खुद से भी रीडिंग लगा सकते हो। और एटलीस्ट क्वेश्चन आंसर्स नहीं भी करो तो भी बुक की रीडिंग तो लगानी ही है। थर्ड, आपका होगा MCQ टेस्ट चैप्टर बाय चैप्टर। इसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट टेस्ट होंगे और ये आपको लर्नजअप की ऐप में मिलेगा, यह वेबसाइट पर भी मिल सकता है, वहाँ से भी जो है कर सकते हो। learnzup.com पर जाइएगा, MCQ में आपको MCQ मिलेगा, वहाँ पर टेस्ट दीजिएगा। ये प्रक्रिया आपने जैसे फॉलो करी चैप्टर 1 के लिए, सेम आप चैप्टर 2 के लिए करेंगे, 3 के लिए करेंगे, 4, 5 के लिए करेंगे, कॉन्टिन्यूसली चलते रहेंगे। जब आपके 4-5 चैप्टर्स हो जाएंगे तो उसके बाद फिर एक बड़ा ब्रेक लेंगे, और बड़े ब्रेक में जो है स्टार्टिंग से जहाँ तक कर लिया हमने 40-50% चैप्टर वो पूरा दोबारा रिवाइज करेंगे। इस बार आप स्टडी मटेरियल नहीं पढ़ेंगे। जी हाँ, ये जो स्टडी मटेरियल मैंने पढ़ने के लिए कहा है ये सिर्फ आपको 1 टाइम पढ़ना है हर चैप्टर होने के बाद, और उसमें कोई एडिशनल बात पता लगी, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ पता लगी, वो मार्क कर लो, अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लो। इससे ये हो जाएगा कि आपने अपना मटेरियल एटलीस्ट एक बार तो पढ़ लिया, और जो चीज़ें अच्छी लगी उसको मार्क करा या फिर उसके नोट्स बना लिए, ऐड ऑन कर लिए अपनी समरी में,
तो वो आपका एक बार गो थ्रू हो जाएगा। साथ में जब हम क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे, आप खुद क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ेंगे, तो उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि अगर मैंने 100 क्वेश्चंस करे हैं तो उसमें 30-40% यानी 30-40 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम करना चाहते हैं। उस केस में आप जो है उन्हें मार्क कर सकते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, इनको मैं दोबारा देखना चाहता हूँ। अब जब नेक्स्ट रीडिंग करेंगे, ये जो 4-5 चैप्टर रिवाइज करने हैं, उस केस में आप पूरे हमारी समरी की रिविजन करके जो क्वेश्चंस आपने मार्क करे थे ऊपर फर्स्ट रीडिंग में, जब यह क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करी होगी या हम बाद में करेंगे तब कर लेना, मार्क तब कर लेना, वो आपकी मर्जी है। तो उसके बाद जब भी आप रिवीजन करेंगे तब आप 30-40% क्वेश्चन की रिवीजन भी करेंगे। रिवीजन में एक चीज़ याद रखना, सिर्फ आपको ओरली रिवीजन नहीं करनी है, आपको हर चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस, चाहे वो 2 क्वेश्चन ही क्यों ना हो, चाहे वो 2 क्वेश्चन क्यों ना हो प्रैक्टिकल, पर वो आपको लिख कर राइट करके जो है प्रैक्टिस करना है और राइट आंसर से मिलाना है कि मैंने ये पढ़ा, ये चीज़ें मैंने क्वेश्चंस को देखा भी, उसको समझा भी, रीडिंग भी हो चुकी है। अब जब नेक्स्ट टाइम कर रहा हूँ तो नेक्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को बिना देखे करता हूँ, तो क्या आंसर होना चाहिए, वो आंसर आपने लिखा और उसे मैच करा तो देखा कि ये मेरी लैंग्वेज है और जो इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज है उसमें कहाँ पे डिफरेंस हो रहा है, तो वहाँ पर आपने उसे करेक्ट कर लिया। तो जब आप ये पूरा प्रोसेस को फॉलो करेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर अपनी रिवीजन कंटिन्यू रखेंगे और एक ब्रेक लेंगे, उसमें पुराना दोबारा रिवाइज करेंगे, फिर हर चैप्टर बाय चैप्टर पे ब्रेक लेंगे, उसको रिवीजन चालू रखेंगे, पूरा सिलेबस होने के बाद एक पूरी स्टार्टिंग टू एंड रिवीजन करेंगे A to Z, और फिर जो है सारे MCQ टेस्ट को दोबारा से रिपीट करेंगे। जैसे मैं चैप्टर बाय चैप्टर ले रहा हूँ, एक बार और MCQ टेस्ट देंगे सारे की सारा चैप्टर होने के बाद, सिलेबस होने के बाद, और उसकी MCQ हिस्ट्री में देखेंगे मेरे कहाँ कहाँ पे गलती हो रही है, उसको करेक्ट करेंगे। तो ये प्रोसीजर जब आप कॉन्टिन्यूसली करेंगे तो आप पाएंगे कि भले ही लेक्चर जो है वो आपको 30-40 मिनट्स के मिलते हैं, पर आपको जो पढ़ाई करनी है वो 30-40 मिनट्स के बाद उसकी रिवीजन करोगे तो 1 घंटा लगेगा। चैप्टर होने के बाद बुक का चैप्टर पढ़ोगे तो 4 से 5 घंटे लगेंगे। MCQ टेस्ट दोगे तो 15-20 मिनट उसमें जाएंगे। रिवीजन करोगे एक बार और तो उसमें भी जो है 4-5 घंटे लगेंगे, जब पूरा चैप्टर रिवाइज करोगे स्टार्टिंग टू एंड। तो ये आपका कॉन्टिन्यूस प्रोसेस चलता रहेगा और नेक्स्ट क्लास में आने से पहले पुराना आप रिवाइज कर जरूर आएंगे। तो ये जब प्रोसेस चलेगा 1, 2, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन और ऐसे 30 दिन तक प्रोसेस चलेगा, तो 30 डेज के बाद अपने आपको पाएंगे कि हाँ अब मुझे जो है GST के बारे में काफ़ी चीज़ें पता है, मैं जो है एग्जाम के क्वेश्चन भी ट्राई कर सकता हूँ और उसे मैं क्लियर कर सकता हूँ। दैट इज़ द लास्ट प्रोसेस। जब पूरा सिलेबस हो गया, रिवीजन हो गई, बुक के क्वेश्चन हो गए, चीज़ें मार्क कर ली, सेकेंड टाइम रिवीजन हो गई, देन द लास्ट प्रोसेस इज टू गिव एग्जाम्स और टू गिव अ टेस्ट सीरीज। हम भी टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे, साथ में ICA की भी होती है और भी लोग टेस्ट सीरीज कराते हैं। तो पूरा सिलेबस होने के बाद एक टेस्ट दे दिया, पूरी रिवीजन करने के बाद, पूरा एक बार मटेरियल रीड करने के बाद, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के बाद, MCQ देने के बाद, खुद से क्वेश्चन ट्राई करने के बाद आपने एग्जामिनेशन कंडीशन में एक टेस्ट दे दिया। अब वो जो टेस्ट आपने दिया उसमें आपको पता लग जाएगा कितने आप पानी में हैं, और अगर आपने उस चीज़ को करेक्ट कर लिया जहाँ पर आपकी गलतियाँ हो रही है, तो आपका जो है फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए आप तैयार हो जाएंगे, मुझे क्लियर करना ही है फर्स्ट अटेम्प्ट में, उसकी आपकी तैयारी हो जाएगी। अब इतनी मेहनत कोई करता नहीं है, इसलिए मैंने आपको जो है लेक्चर 1 में ही डिटेल में बताया कि कैसे कैसे करना है। मन करे तो दोबारा लेक्चर देख लेना ताकि मन का वहम निकल जाए कि हम सही जा रहे हैं गलत जा रहे हैं। लेक्चर देख लेना कि नहीं भाई इतना बताया, इतना करना पड़ेगा, रोज़ मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा, सीरियस होके चलना पड़ेगा। मजाक नहीं है, मैं तो मजाक में आपको सब कुछ करा दूंगा और चीज़ें बहुत आसान लगेगी आपको, बट एट दी एंड यू विल सफ़र। दैट्स वाई आई हैव टू पुट सम सीरियसनेस इन इट कि हाँ भैया चीज़ें आसान हैं, पर उसको आसान मान लेना सबसे बड़ी मूर्खता है। क्योंकि जब आसान है, जब 100 चीज़ें आसान मिलेगी ना और वो इकट्ठे करनी होगी तो वो मुश्किल हो जाती है। सो दैट मीन्स कि छोटी छोटी चीज़ें आसान है, बट उसको ग्रुप में भी हम बार बार रिवाइज करें तो वो ग्रुप में भी आसान लगे, इंटरलिंकिंग हो एक चैप्टर की दूसरे से, दूसरे को तीसरे से लिंक कर कर चले, तो कहीं ना कहीं जो है आपको पूरा जो ये हमारा चैप्टर का कॉम्बिनेशन होगा, पूरे सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होगा, वो आपको बहुत आसान लगेगा। दैट डिपेंड्स ऑन योर रिविजन। आज की जो क्लास है वो इंट्रोडक्शन क्लास है। इंट्रोडक्शन क्लास में आपका चैप्टर स्टार्ट नहीं होएगा, मतलब स्टार्ट क्या होगा, उसका एक बेस क्रिएट होगा और फिर नेक्स्ट क्लास से जो है फॉर्मली हम GST पढ़ना शुरू करेंगे। बट यस, बिफोर स्टार्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आपसे कुछ बात कर लेते हैं टैक्सेस के बारे में।
हमारे कंट्री में दो टाइप के टैक्सेस बने हुए हैं। ये आपने मेरे इनकम टैक्स के लेक्चर में भी सुना होगा, और अगर नहीं भी सुना तो मैं आपको बता देता हूँ। दो टाइप के टैक्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ये टैक्स के नाम नहीं है, ये टैक्स की क्लासिफिकेशन है। डायरेक्ट टैक्स में कई तरीके के टैक्सेस आ सकते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स में कई तरीके के टैक्सेस आ सकते हैं। दोनों का नेचर अलग अलग होता है, तो मैंने दो क्लासिफिकेशन यहाँ पर कर दी है। यानी कि कोई भी टैक्स हो उसे आप या तो डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स में क्लासीफाई कर सकते हो। बात करते हैं टैक्सेस चाहिए क्यों होते हैं। आपने हो सकता है कि अपने 11th-12th में कभी कोई सब्जेक्ट पढ़ा हो, कभी आपने सीए फाउंडेशन में पढ़ा हो कुछ, या हो सकता है इंटरमीडिएट की आप नॉलेज रखते हो जहाँ पर आपको पता हो कि गवर्नमेंट को टैक्स क्यों चाहिए होता है। मुझे बताइए आप, हमारी सरकार जो है टैक्स क्यों कलेक्ट करती है, चाहे वो डायरेक्ट हो या वो इनडायरेक्ट हो। क्या होता है उसका फ़र्क हम जानेंगे, इसमें क्या क्या एग्जाम्पल आते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। पर पहले आपसे समझते हैं कि गवर्नमेंट को, सरकार को टैक्स क्यों चाहिए होता है। इतना पैसा ले लिया फिर भी गरीबी तो गई नहीं। इतना पैसा खर्च कर रहे हैं डेवलपमेंट में, उसके बाद भी थोड़ा सा दंगा होता है, सारी तोड़ फोड़ हो जाती है। हॉस्पिटल्स की हालत आप लोगों को पता है, सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी स्कूलें। तो ये टैक्स का पैसा जा कहाँ पे रहा है और गवर्नमेंट को ये पैसा चाहिए क्यों। देखिए, कायदे में तो गवर्नमेंट को ये टैक्स का पैसा जो है देश की तरक्की के लिए चाहिए, इंडिया की डेवलपमेंट के लिए सरकार को टैक्सेस चाहिए होते हैं। इस डेवलपमेंट में जो है बहुत सारी चीज़ें आती है। इवन हमारा जो डिफेंस है उसके लिए जो मंगाना है राफेल, नेवी को चाहिए, उनको सैलरी देनी है, सरकारी अफसरों को पैसे देने हैं, मिनिस्टर्स को पैसे देने हैं, गवर्नमेंट को स्कूल्स खोलनी है बच्चों के लिए, और उस स्कूल में टीचर्स को पैसे देने हैं, चाहे वो टीचर्स पढ़ाएं या ना पढ़ाएं। सरकार तो अपना काम कर रही है, हाँ लोग नहीं कर रहे। वहाँ पे जो लोग जा रहे हैं रिक्रूट होके वो नहीं पढ़ा रहे ना। सरकारी हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट ने तो चलो फंड एलोकेट करा, बंदे रखे, बंदों को सैलरी दी, रेलवे में बंदे रखे। अब वहाँ पर बंदे काम नहीं कर रहे तो वो तो लोग हैं, वो सरकार थोड़ी है। हम जाते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वहाँ पे लाइन में खड़े रहते हैं, काम नहीं होता, बंदा जो है फ़ोन पे बात कर रहे हैं, वहाँ पे ऐशो आराम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐशो आराम करना है, तभी तो उन्होंने पेपर क्लियर कर कर जो है सरकारी नौकरी में दाखिला लिया। और फिर वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, बट एक्चुअली में तो लोग हैं जो गलत हैं। सरकार अपने लेवल पर गलत हो सकती है, अगर सरकार की इंटेंशन गलत है, जैसे कि बहुत सारे टाइम से मैंने देखा था पुरानी सरकारों में इंटेंशन गलत है कि लोगों को डिवाइड करना है, समझ रहे हैं, देश की तरक्की नहीं होने देनी है, वो वाली इंटेंशन है तो वो सरकार गलत है। पर अगर सरकार की इंटेंशन अच्छी है कि देश की डेवलपमेंट करनी है, राइट डायरेक्शन में आपको गाइड कर रही है, राइट पॉलिसीज लेकर आ रही है, तो ये जो पैसा है ना, ये पैसा तो अल्टीमेटली फिर लोगों में बढ़ जाता है। डिफेंस में इक्विपमेंट्स आएंगे, आर्मी वालों को जो है सैलरी जाएगी, उनकी पेंशन जाएगी, मिनिस्टर्स को पैसे जाएंगे जो देश के लिए काम करेंगे, उनकी सैलरी थोड़ी ही होती है। स्कूलों में पैसे जाएंगे, टीचर्स को पैसे जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा, रोड बनेगी, रेलवे में बनेगा, जिस रेलवे में आप ट्रैवल करते हैं। अब उस रेलवे में आप एंट्री करते हो, नीचे देखते हैं कचरा पड़ा हुआ है, तो कचरा तो लोग फेंक रहे हैं, सरकार थोड़ी फेंक रही है। हाँ, सरकार उसको सफाई भी करवाती है, सारी चीज़ें करती है, सड़क भी साफ़ होती है हमारे यहाँ पर, पीछे जो है लोग झाड़ू लगाते हैं, वो बंदा लेके जाता है, सारी चीज़ें होती है, बट कचरा फेंक तो लोग रहे हैं, सरकार थोड़ी फेंक रही है। तो सरकार को कोसने से पहले अगर सरकार की इंटेंशन अच्छी है और वो जो चीज़ें बोल रहे हैं लोगों के हित में बोल रहे हैं, पॉलिसी लेकर आ रहे हैं तो लोगों के बेनिफिट के लिए लेकर आ रहे हैं, इंडिया को अच्छा रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, कंट्री का नाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं तो यार ये हमारा दुर्भाग्य है। क्योंकि इतनी मुश्किल के बाद ऐसी गवर्नमेंट मिली है 70 सालों के बाद, जहाँ पर कि वो हमारे देश के लिए सच में बढ़िया करने का जो है सोच रही है और काम भी कर रही है। अगर लोग सुधर जाएं तो पूरी कंट्री डेवलप हो सकती है, अगर लोग ना सुधरे तो कोई भी सरकार आ जाए कुछ भी जो है वो नहीं कर सकती है। तो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ, बट फिर भी ये चीज़ मैंने नोटिस करी है तो आपके साथ मैंने शेयर करी है कि देश की डेवलपमेंट के लिए सरकार को पैसा चाहिए होता है, जो कि डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स दो फॉर्म में आ सकता है। डायरेक्ट टैक्स में जो है इनकम टैक्स आता है, और पहले वेल्थ टैक्स भी आता था जिसको बाद में अबॉलिश कर दिया गया है, यानी हटा दिया गया है। जिनकी बहुत करोड़ों की वेल्थ होती थी उन पे 1% जो है वेल्थ टैक्स भी लेते थे, वो हटा दिया गया। अब सिर्फ इनकम पर टैक्स लगता है, यानी कि जो हर साल जो बंदा इनकम कमा रहा है
उस पर टैक्स दे दे और फिर जो बच गया उसको अपनी वेल्थ में जोड़ दो, फिर उस पर दोबारा टैक्स नहीं देना होगा। नेक्स्ट ईयर जो कमाएंगे उस पर टैक्स देना होगा, और टैक्स काट के जो बच जाएगा उस पर दोबारा टैक्स नहीं देना होगा, वो वेल्थ में ऐड होते रहेगा। देयर इज नो वेल्थ टैक्स, पहले था। अब इसको हम डायरेक्ट टैक्स इसलिए बोलते हैं, जो व्यक्ति है जिसकी इनकम ज़्यादा है उस पर अगर ये टैक्स लगाया गया है तो उसको अपनी जेब से ही जो है पैसा सरकार को देना होगा, इसलिए इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। आप पर लगाया तो आप देंगे, मुझ पर लगाया तो मैं दूंगा, मैं किसी और से नहीं ले सकता ये पैसा, इसलिए इसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में जो है आते कई सारे टैक्सेस हैं, पहले 17-18 टैक्सेस आते थे, बहुत ज़्यादा टैक्सेस आते थे, उन सबको मर्ज करके जो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक टैक्स बनाया। हालांकि सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज नहीं करा, 16-17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज करा, पर और भी इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है अभी एग्जिस्ट करते हैं। हमें तो जीएसटी पढ़ना है तो इसलिए मैंने जीएसटी एग्जाम्पल में लिखा है, अदरवाइज और भी बहुत सारे टैक्सेस होते हैं, कई सारे टैक्सेस होते हैं। इवन एक्साइज भी अभी एग्जिस्ट करता है, एक्साइज ड्यूटी भी अभी लगता है कई प्रोडक्ट्स पे, वो भी एक इनडायरेक्ट टैक्स ही है। वैल्यू एडेड टैक्स जो है पहले भी था, जीएसटी में मर्ज हो गया, बट कुछ प्रोडक्ट पर आज भी वैट लगता है, वो भी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। और ऐसे और बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या फंडा होता है? इनडायरेक्ट टैक्स का जो फंडा होता है, पहला तो ये कि ये गुड्स या सर्विसेज पर लगता है, और डायरेक्ट टैक्स जो है वो पर्सन पर लगता है। पर्सन यानी कि जो बंदा इनकम कमा रहा है उस पर, या कंपनी इनकम कमा रही तो कंपनी पर, फर्म कमा रही तो फर्म पर, जहां से भी इनकम आ रही है, जो भी एंटिटी है या इंडिविजुअल है उस पर टैक्स लगता है, उसको देना होता है। गुड्स इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज पर लगता है। तो आप अगर गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हैं, अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हैं तो सप्लाई पर जो है टैक्स लगता है। जैसे मान लेते हैं कि ये मिस्टर ए हैं, इन्होंने सप्लाई करी, इन्होंने कुछ गुड्स की सप्लाई करी मिस्टर बी को, और इन्होंने सप्लाई करी 10,000 रुपीज़ के गुड्स। इसमें इनका मुनाफा जुड़ा हुआ है। इन्होंने कहा भैया प्राइस जो है 10,000 रुपीज़ की आपसे ले रहा हूँ और बदले में मैं आपको गुड्स दे रहा हूँ। तो ये भाई साहब 10,000 रुपये देंगे और ये इनको जो है गुड्स की सप्लाई कर देंगे। इन्होंने जो है गुड्स दे दिए, ये ले बेटा गुड्स ले ले, ये ले, और इन्होंने इनको पैसा दे दिया। तो जब गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई होती है ना, उस केस में जो व्यक्ति सप्लाई कर रहा होता है उस व्यक्ति पे गवर्नमेंट जीएसटी लगाती है या इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है। हम जीएसटी की बात करेंगे क्योंकि यही आपके सिलेबस में है। तो गवर्नमेंट ने इन पे जीएसटी लगा दिया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और रेट थी 18%। अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग रेट हो सकती है, 4-5 रेट है, ज़्यादा नहीं है, और याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन में गिवन होगा इस प्रोडक्ट पे कितनी रेट लगती है। आपको तो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है कि अच्छा इस व्यक्ति ने सप्लाई करी है तो सप्लाई पर जो है इसको जो पैसा मिलेगा उस पैसे पर गवर्नमेंट ने कुछ टैक्स लगाया है 18% का। 9% भी हो सकता था, 20% भी हो सकता था, जो भी रेट है हमें समझना है कि इस व्यक्ति को टैक्स देना होगा। पर इसे हम इनडायरेक्ट टैक्स क्यों बोलते हैं जी? इसको हम इनडायरेक्ट टैक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर भले ही टैक्स तो मिस्टर ए पर लगाया है जिन्होंने सप्लाई करी है, 10,000 का 18% बनकर निकलता है 1,800 रुपये। 10,000 का 18% निकलता है 1,800 रुपये, ठीक। पर ये व्यक्ति जो मिस्टर ए हैं, ये 1,800 रुपये अपनी जेब से नहीं देंगे, वो अपने बिल में ही ऐड कर देंगे और मिस्टर बी को समझाएंगे देखो भाई 10,000 तो प्रोडक्ट की प्राइस है, पर 1,800 रुपये गवर्नमेंट का टैक्स भी है जो मुझे देना है गवर्नमेंट को, क्योंकि मैंने ये सप्लाई करी है, तो ये मैं आपसे वसूल कर रहा हूँ और मैं कर सकता हूँ एज पर लॉ। दैट्स वाई इट बिकम्स एन इनडायरेक्ट टैक्स। लगाया आप पर है, पर इसका अल्टीमेट बर्डन जो है सामने वाली पार्टी जो खरीद रहा है उस पर फॉल होता है। अगर मिस्टर बी आगे किसी को बेचेगा तो वो उससे रिकवर कर लेगा, बट एट दी एंड जब फाइनल कस्टमर को या कंज्यूमर जो उसको कंज्यूम करने वाले प्रोडक्ट को, चॉकलेट खरीद लेंगे, खरीद कर उसको कंज्यूम कर लेंगे, तो जेब से पैसा निकाला चॉकलेट के लिए, उसमें टैक्स भी दे दिया जीएसटी का, जीएसटी भी पे कर दिया और हमने उसे कंज्यूम कर लिया, तो हम आगे किसी से रिकवर नहीं करेंगे।
दैट मीन्स कि जो फाइनल कस्टमर होगा ना, फाइनल कस्टमर पे सारा बर्डन इसका फॉल करेगा, क्योंकि मैंने इससे रिकवर करा, मिस्टर बी आगे सी को बेचेगा तो वो सी से रिकवर करेगा, सी डी को बेचेगा तो डी से रिकवर कर लेगा, और डी अगर आगे नहीं बेचेगा और खुद कंज्यूम करेगा तो डी किसी से रिकवर नहीं कर पाएगा। उस केस में वो फाइनल कस्टमर या फाइनल कंज्यूमर बन जाएगा। और अगर वो फाइनल कंज्यूमर है तो उस केस में सारा जीएसटी उसकी जेब से गया तो, बट उसको कहीं से मिला नहीं, तो एक दूसरे को पास कर कर ये फाइनल कस्टमर पर जो है सारा बर्डन पड़ जाता है। इससे उसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट भी बढ़ती है, प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ने से इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, चीज़ें महंगी हो जाती है, और ये सब चीज़ें तो जीएसटी के फीचर है। बट इट्स अ काइंड ऑफ एन इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि आप इसका जो है बर्डन सामने वाले को शिफ्ट कर सकते हैं। अब यहां पर मुझे आप एक बात बताइए कि वाइडर टैक्स बेस किसका है, यानी गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स से ज़्यादा पैसा आएगा या इनडायरेक्ट टैक्स से ज़्यादा पैसा आएगा? सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। एक मैं आपको कॉमन सेंस की चीज़ बताता हूँ जिससे आपका जो है कॉन्सेप्ट खुलेगा। क्या आपको पता है कि 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं होता इंडिविजुअल के केस में? अगर कंपनी को लॉसेज हो रहे हैं तो लॉस पर भी कोई टैक्स नहीं होता है, और जो बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं वहीं पर जो है कहीं ना कहीं इनकम टैक्स देना होता है, राइट? लॉस होगा तो नहीं देना होगा ना टैक्स, इनकम होगी तभी देना होगा ना। और जो इंडिविजुअल उनका 2.5 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं बनता है। हमारी कंट्री में 130 करोड़ की जनसंख्या है, उसमें से 5 करोड़ लोग जो है रिटर्न भरते हैं। उस 5 करोड़ रिटर्न में से सिर्फ 1.5 से 2 करोड़ लोग कुछ इनकम टैक्स का पैसा देते हैं। 1.5 से 2 करोड़ लोग जो है इनकम टैक्स में कुछ पैसा डालते हैं, बाकी रिटर्न तो भरते हैं पर उनका टैक्स कुछ नहीं होता है। वो सिर्फ शो करते हैं हमारी इतनी इनकम थी, हमने डिडक्शन ले ली, हमारी 2.5 लाख से इनकम कम हो गई, हमारा कोई टैक्स नहीं बनता है। पर 1.5 से 2 करोड़ लोग एक्चुअली में टैक्स देते हैं, 12,000 15,000 साल का, 20,000 मिनिमम से लेकर लाख लाख रुपए तक या लाखों करोड़ों रुपए तक भी कुछ लोग पे करते हैं। कुछ ही लोग पे करते हैं, वो लाखों करोड़ों वाले तो सिर्फ 1% भी नहीं आएंगे। हाँ जी, करोड़ों रुपए में जो टैक्स दे रहे हैं वो इसका 1% भी नहीं होएगा। बाकी सारे जो 99% है वो लाखों रुपए में टैक्स देते हैं कुछ लोग, और 90% तो हजारों रुपए तक ही टैक्स देते हैं, यानी 1 लाख से नीचे रुपए का ही टैक्स होता है पूरे साल का। इसकी बात कर रहा हूं मैं, इस डेटा की बात कर रहा हूं। बट जो जीएसटी है, आप पार्ले जी का बिस्किट खरीदें उस पर भी जीएसटी लगा होगा, 4 रुपए का प्रोडक्ट खरीदें उस पर जीएसटी लगा होगा। दूसरा, इंसान की इनकम कितनी भी हो, जीएसटी हर व्यक्ति को देना होता है। आज मैं 4 रुपए का 5 रुपए का बिस्किट खरीदने जाऊं, या एक गरीब जो बहुत ही ज़्यादा झुग्गी झोपड़ी में भी रह रहा हो, उसके पास अपना घर भी ना हो, वो भी अगर 5 रुपए का बिस्किट खरीदेगा तो उसकी जेब से भी उसमें 18% का जीएसटी लग कर जाएगा, वो इंक्लूडेड होगा। कई लोग पूछेंगे सर आपने तो यहाँ पर जो है 18% ऐड करा और फिर आपने जो है 11,800 में बेचा, पर जब हम पार्ले जी का बिस्किट खरीदेंगे तो 5 रुपये होगा, प्लस जीएसटी तो होता ही नहीं है। यार उसमें रिवर्स कैलकुलेशन कर लो कि क्या ऐसी अमाउंट होगी जिसमें कि 18% प्लस कर कर 5 रुपये बन रहा होगा। एमआरपी वाले प्रोडक्ट में जो है एमआरपी से ज़्यादा नहीं लेना होता है, तो उसमें माना जाता है कि जीएसटी इंक्लूसिव है। अब जीएसटी है कितना वो कैलकुलेट कर कर कंपनी वो टैक्स देगी गवर्नमेंट को, x प्लस 18% कर कर उन्होंने एमआरपी रखी है। तो आपने 5 रुपये भले एमआरपी दी, आप कहेंगे इसमें जीएसटी तो मैंने पे नहीं किया, बट उसमें इंक्लूडेड है। कंपनी वाले शो करने का तरीका है। आपने मेरा कोर्स लिया तो कई लोग देखते हैं, कई लोग बोलते हैं कि भैया हम 10,000 का कोर्स लेंगे प्लस जीएसटी, कई बोलते हैं हम 10,000 लेंगे जीएसटी इंक्लूसिव है, आपको बताने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, हम अपना देख लेंगे। तो दिखाने का तरीका अलग हो सकता है। अगर आप बिल लेंगे, इनवॉइस लेंगे, तो डेफिनेटली इनवॉइस में तो हर जगह पे जीएसटी अलग से शो हो रहा होगा। आप बिग बाजार जाइए, बड़े मॉल्स में जाइए, वहाँ पार्ले जी का बिस्किट खरीदिए, कुछ भी खरीदिए, वहाँ अलग से शो होगा कि जीएसटी कितना है। छोटे मोटे आप दुकानदारों पे जाते हैं तो वहाँ पे शो नहीं होता है, और उनका तो अगर टर्नओवर बहुत कम है तो उस केस में छोटे कारोबारियों को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना भी नहीं होता है। तो खैर उसकी हम बातचीत बाद में करेंगे कि जीएसटी में किसको रजिस्ट्रेशन लेना होता है, कब लेना होता है, और कैसे कैसे जो है किस किस पर जीएसटी लगता है, किस पर नहीं लगता। बट कहने का मतलब यह है कि इसका टैक्स बेस बहुत वाइडर है, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट सर्विस पे लग जाता है, बहुत सारे पर लगता है, सब पर तो नहीं, बहुत सब पर लगता है, और गरीब हो या अमीर सबको देना होता है। तो इसलिए इसका जो बेस है वो बहुत वाइडर है, और गवर्नमेंट को रेवेन्यू यहाँ से बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आता है। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में फ़र्क है।
हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या होता है उसकी डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। पर फिलहाल जो है मैंने आपको जो है इतना पोर्शन करवा दिया है कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो कि पर्सन पर लगता है, जिसका बर्डन आप शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। ये प्रोग्रेसिव नेचर का भी होता है, जैसे इनकम बढ़ती है तो सरचार्ज भी देना होता है, ज़्यादा टैक्स देना होता है, टैक्स ऑन टैक्स। जीएसटी में ऐसा नहीं है, ज़्यादा इनकम हो या कम हो सबको बराबर देना होगा, इसलिए इसको हम रिग्रेसिव इन नेचर बोलते हैं। ये इन्फ्लेशन तो बढ़ा ही देता है, क्योंकि अगर कमोडिटी के प्राइस में आप टैक्स को ऐड कर देंगे तो खर्चा बढ़ जाएगा, खर्चा बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ेगी, चीज़ें महंगी होती जाएगी। एक बंदे ने दूसरे से खरीदा, दूसरे ने तीसरे से खरीदा, सब लोग अपना अपना मुनाफा जोड़कर फिर उस पर जीएसटी चार्ज करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो जो कम रुपए का प्रोडक्ट था वो ज़्यादा पर बनते जाएगा और फाइनल कस्टमर की जेब जो है भारी हो जाएगी। ये हल्की हो जाएगी, भारी नहीं होगी, ये हल्की हो जाएगी। ये गुड्स एंड सर्विसेज पर लगता है, बर्डन इसका शिफ्ट किया जा सकता है, और एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको समझा भी दिया है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में कस्टम ड्यूटी भी आता है, बट मैं कस्टम ड्यूटी की क्लासेस नहीं देता, मैं सिर्फ जीएसटी की क्लासेस देता हूँ, भले ही सीएस या सीएमए का कोर्स क्यों ना हो। जीएसटी की मैं क्लासेस आपको जो है पूरी प्रोवाइड करता हूँ। वाइडर टैक्स बेस है क्योंकि सभी लोगों को देना होता है, और ये इनडायरेक्ट टैक्स का जो है फीचर है। जीएसटी, कस्टम ड्यूटी एटसेट्रा। इनडायरेक्ट टैक्स में जो है इनकम टैक्स आता है। इनकम टैक्स का बैच मैंने सिर्फ सीएमए वालों के लिए लॉन्च करा है, और जो कॉम्बो है इनकम टैक्स प्लस जीएसटी वो मैंने सीए वालों के लिए लॉन्च करा है। बट आप चाहें तो सीएमए इंटर का भी जो टैक्स है उसमें सीए इंटर का दोनों का सेम है। जैसे सीए सीएमए का जो हम जीएसटी कर रहे हैं बिल्कुल ये पोर्शन सेम है कि डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, वैसे ही आपका इनकम टैक्स का पोर्शन भी सीए और सीएमए का बिल्कुल सेम है। बस 2 या 3 चैप्टर सीएमए के मटेरियल में एक्स्ट्रा गिवन है, उसे हम एक्स्ट्रा बाद में डिस्कस कर लेंगे, तो उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अभी जीएसटी भी स्टार्ट नहीं करा है, अब जीएसटी से पहले की पोजीशन में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि जीएसटी से पहले क्या होता था, और ये मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। पोजीशन बिफोर जीएसटी ये आपकी बुक में गिवन नहीं है, बट अगर हम समझेंगे नहीं कि जीएसटी से पहले क्या होता था और इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, ये चीज़ें अगर हम नहीं समझेंगे तो हम जीएसटी को नहीं समझ पाएंगे। तो यानी कि नेक्स्ट क्लास में जीएसटी से पहले की कहानी होगी, उसके बाद जीएसटी आने के बाद जीएसटी होता क्या है उसकी कहानी होगी, और फाइनली हम अंडरस्टैंड करेंगे उसकी नेक्स्ट क्लास में, यानी थर्ड क्लास में आज से, कि एक्चुअली में जीएसटी के प्रोविजंस क्या कहते हैं, जीएसटी एक्ट में क्या क्या बातें लिखी हुई है, उसको हम फिर डिटेल में जानेंगे। तो आज की जो क्लास थी वो तो बिल्कुल इंट्रोडक्शन क्लास थी, इसमें हमने कोई भी पढ़ाई शुरू नहीं करी है, सिर्फ आपको बताया कि हम कैसे पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें होगी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया ताकि समझ में रहे कि भैया हम इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ने वाले हैं, और उसमें जो जीएसटी पढ़ेंगे उसका पोजीशन जीएसटी से पहले क्या थी, क्या चैलेंजेस थे, क्या प्रॉब्लम्स थे, इश्यूज थे जिस वजह से गवर्नमेंट ने जीएसटी को इंट्रोड्यूस करा, वो चीज़ें हम जानेंगे। और एक बार वो बेस आपका बन गया और पता लगे कि जीएसटी आया क्यों है, तो सब्जेक्ट में और मज़ा आ जाएगा कि अरे वाह ये रीज़न था इसलिए जीएसटी है, जो बुक में गिवन नहीं है, बट मैं करवाता हूँ, एक क्लास एक्स्ट्रा देनी है तो देनी पड़े तो दे देंगे, बट चीज़ें आपको जो है समझनी पड़ेगी। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जीएसटी के लेक्चर्स काफ़ी लोग पसंद करते हैं, ई बुक को भी काफ़ी लोग पसंद करते हैं, पर जो मैंने अपना फाइनल का एग्ज़ाम दिया था उस टाइम जीएसटी नहीं था, उस टाइम मैंने सर्विस टैक्स और आपका जो वैट है, एक्साइज है, वो सब मैंने पढ़कर दिया था। मेरे टाइम पर जीएसटी नहीं था, मेरे क्लियर करते ही बनते ही जीएसटी आ गया था। 2017 में इंट्रोड्यूस हुआ है जीएसटी, उससे पहले नहीं था। तो यानी कि जो मैंने सब कुछ पढ़ा है ये खुद से पढ़ा है। सीए बनने के बाद मैंने कोई क्लासेस थोड़ी ली है, मैं तो सीए बन चुका था, तो मैंने खुद से स्टडी करी है एक एक चीज़ों की बेसिक से। तो मैं भी आपको ऐसा ज्ञान देने वाला हूँ कि अगर मान लो बाद में एक्ट बदल भी जाए या अमेंडमेंट आ जाए या जीएसटी चलो छोड़ो, इनकम टैक्स के लिए कोई डायरेक्ट टैक्स कोड आ जाए या कोई भी नया एक्ट आ जाए, तो अपन लोग को बेस पता होगा, चीज़ें समझ में आएगी, तो वो नया एक्ट भी खुद से पढ़ सकते हैं। और ये एक लाइव एग्जांपल है कि मैं जीएसटी की तरह भाषण देता हूँ, इतनी क्लैरिटी के साथ आपको चीज़ें बताता हूँ, और मैंने किसी से नहीं पढ़ा है क्योंकि उस टाइम था ही नहीं। सो एवरीथिंग इज पॉसिबल, जस्ट यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। आज के वीडियो में आप बुक की रीडिंग लगाने लग जाएंगे? जी नहीं, आज से रीडिंग नहीं लगानी है, कल से लगानी है, क्योंकि कल जो है बेसिकली पढ़ना शुरू करेंगे। आज तो बस आप ये पहला पैराग्राफ पढ़ सकते हो और अपना मटेरियल वगैरह रेडी रख सकते हो, प्रिंट आउट ला कर रख सकते हो, इतना काम आप करके रख सकते हो। बाकी चीज़ें जब नेक्स्ट क्लास होगी उसके बाद आपको सारी प्रक्रिया करनी है कि रिवीजन भी करनी है, और रिवीजन के बाद आपको स्टडी ग्रुप्स में आप इंटरेक्ट भी कर सकते हो, हमारी एप्लीकेशन पे डाउट्स भी पूछ सकते हो एप्लीकेशन में। मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, संडे के संडे मेरे लाइव सेशन होते हैं। कई लोग पूछते हैं सर आप लाइव नहीं आते क्या, लाइव नहीं पढ़ाते आप, तो उसके लिए आप टेलीग्राम पर आ सकते हैं।
टेलीग्राम जो है उस पर t.me करके या तो मेरा नाम सर्च कर लीजिएगा CA योगेश वर्मा, या योगेश वर्मा क्लासेस सर्च कर लीजिएगा @ ऐसे सर्च कर लीजिएगा @ योगेश वर्मा क्लासेस, या t.me/योगेश वर्मा क्लासेस। तो उसमें आपको जो है मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, जिसमें संडे के संडे में 10:30 AM एक लाइव सेशन का जो है जूम का मैं लिंक देता हूँ, जिसमें कि जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं और मुझसे लाइव इंटरेक्ट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो लाइव का भी मैंने वीकली आपको फीचर दे दिया है, साथ में रिकॉर्डेड वीडियोस जो डेली बन रहे हैं वो अपलोड हो रहे हैं, अमेंडेड सब कुछ रहेगा वो भी मैंने आपको बता दिया। और एंड में अगर कोई अमेंडमेंट एक्स्ट्रा होगी तो एक्स्ट्रा भी आ जाएगी, ताकि आप क्रॉस वेरीफाई कर लें कि हाँ ये चीज़ें मेरे में हो रखी है, कुछ रह गई है, तो वो भी मैं इस वीडियो से कर लेता हूँ। जो मटेरियल है वो आपको हमेशा लेटेस्ट मिलेगा। तो पूरा सिलेबस होने के बाद अपना मटेरियल को दोबारा से डाउनलोड कर लीजिएगा, अभी तो कर ही लीजिएगा, बट जब पूरा सिलेबस हो जाए तो पूरी ई बुक एक साथ आ जाएगी, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर कोई करेक्शन वगैरह पढ़ाने के टाइम होती है तो वो सारी करेक्शन उसमें हो गई होगी, और आप जो है साथ साथ में भी करेक्शन कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर कोई हुई तो इक्की दुक्की कोई हुई तो हम लेक्चर के दौरान डिस्कस कर लेंगे। तो ऐसे कर कर आपको जो है चीज़ें चलानी है। अपने दोस्तों को भी आप रिकमेंड कर सकते हैं GST की क्लासेस, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में इतनी सारी चीज़ें दे रहा हूँ मैं आपको, तो आप अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कर सकते हैं। आई थिंक उनकी भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो देन। टाटा बाय बाय।